सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की मुबारकबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मंगल को कहा कि संघ भारत एक हिंदू राष्ट्र के अपने नजरिए पर कायम है। नागपुर के रेशमी बाग में आरएसएस के विजयदशमी उत्सव के दौरान अपने खिताब में सरसंघचालक ने कहा कि मुल्क की आवाम और अमान के लिए काम करते रहे सभी हिंदुस्तानी हिंदू हैं। साथ ही मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग मगरबी तरीका है और मुल्क को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश में जो विविधताएं हैं वो भी है, हमारे देश का भूषण है, परंतु इस प्रकार हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग इन पहचानों को एक दूसरे के विरोधी बनाते हैं। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ऐसे भी समाचार आए हैं कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को इक्का दुक्का पकड़कर पीटा, मार डाला, कुछ किया। ये छुटपुट समूहों की घटनाएं हैं जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है, भाईचारे से रहने की है, और इस सारे वर्णन में, नरेशन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ताक पर रखने की प्रवृत्ति को बढ़ा। कानूनी व्यवस्था का बंधन नहीं रहा तो फिर देश की क्या गति होगी। तो अभी आपने मोहन भागवत को सुना, बिल्कुल सीधे कड़े अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। हिंदुस्तान की तहजीब उदारता की है, मिलजुल कर रहने की है, एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट करने की है, ना कि इस तरह से इन तमाम चीजों को करने की है। और कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था को लेकर, कानूनी निजाम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल गर्ग साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस से भी आप जुड़े हुए हैं। रमेश ठाकुर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अनिल जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है तो कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान की तहजीब को बदनाम कर रहे हैं और आए दिन इस तरह की चीजें सामने हमारे आ रही हैं? देखिए, अभी जैसे आपने पूजनीय मोहन भागवत जी को सुना, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मॉब लिंचिंग कोई भी स्वयंसेवक नहीं कर सकता। बड़ी स्पष्ट शब्दों में, और उन्हें कोई आज पहली बार नहीं कहा है। इससे पहले भी वो भविष्य का भारत जो हुआ था विज्ञान भवन में दिल्ली में, उन्होंने उसमें भी ये कहा था कि मॉब लिंचिंग से किसी स्वयंसेवक का कोई नाता रिश्ता नहीं हो सकता। संघ इसको बार बार कहता आया है। इससे पहले वृंदावन में उनकी बैठक हुई थी तो आदरणीय जोशी जी ने इस बात को दोहराया था कि मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। इवनली भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि गौ रक्षा के नाम पे जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उन्हें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल जी, आपकी सारी बात से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये बताइए, अगर वजीर आजम कह रहे हैं, अगर आरएसएस कह रही है, अगर उस स्टेट का मुखिया ये कह रहा है कि भाई ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, आरएसएस नहीं सपोर्ट करती, बीजेपी नहीं सपोर्ट करती, वजीर आजम नहीं करते, वजीर आला नहीं करते, तो फिर कौन है ये लोग? आखिर इन्हें डर क्यों नहीं है फिर कानून का, जो किसी को भी उठाते हैं, पकड़ते हैं, चोरी के इल्जाम में, किडनैपिंग के इल्जाम में, मजहब के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, और मार देते हैं पीट पीट के? देखिए, कानून सबके लिए बने हुए हैं और कोई भी सरकार कानून को पक्ष के पालन करने के लिए एग्री करती है और उसको मानती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध होते हैं। अपराध होते हैं, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि अगर सरकार भाजपा की है और इस तरह का अपराध हुआ तो भाजपा का संरक्षण है या आरएसएस का संरक्षण है। ये भी एक तरह से अपराध है और अपराधी तत्व कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने कभी इनका समर्थन किया तो बताइए? कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। एक बात मुझे बताइए, अगर जो लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पकड़े हुए लोगों में से किसी का कहीं से किसी तरह से आरएसएस से या फिर अगर बीजेपी से ताल्लुक पाया जाता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता? और अगर ऐसा किसी ने किया है तो ना तो उसका बीजेपी से कोई ताल्लुक हो सकता है और ना ही वो स्वयंसेवक हो सकता है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, ये हो सकता है कि पीछे कभी वो शायद आरएसएस से ताल्लुक रखते हों या कभी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का कोई अपराध किया है तो मैं मान के चलता हूं ना आरएसएस और ना ही भाजपा ही उसको समर्थन देती है और उसके पीछे खड़े होती है। वो उसका अपराध भुगतने के लिए उसको ही अपना अपराध का नतीजे भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए भाजपा आरएसएस उसको बैकअप नहीं करती है। ठीक है रमेश जी,
मोहन भागवत ने सीधे तौर पर कहा कि ये हमारे मुल्क की तहजीब नहीं है, इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी निजाम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारी जो हिंदुस्तान की पहचान है वो उदारता की है। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि जब मॉब लिंचिंग होती है, किसी को पीट पीट कर मार दिया जाता है, उसका गुनाह जाने बगैर ही, और वहीं पर ही सभी अदालत होती है, सब कुछ वहीं होता है, वहीं फैसला होता है, वहीं मार दिया जाता है। उसके बाद जब वो लोग छूट कर आते हैं तो अगर बीजेपी का कोई लीडर उसको माला पहनाकर अगर उनकी वाहवाही करता है तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। नहीं, मोहन भागवत साहब ने जो चिंता जाहिर करी है वो बहुत सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तहजीब नहीं है। ठीक है, हम भी मानते हैं कोई तहजीब नहीं है, लिंचिंग का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सतर्कता तो आपकी है, आपके सरकार की बनती है। अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही, और लिंचिंग के जितने मामले हो रहे हैं इस समय, इन बातों से आप बच नहीं सकते हो। जब कोई मामला होता है, या तो विपक्ष आपके ऊपर डाल देता है या फिर आप विपक्ष के ऊपर डाल देते हो। यदा कदा इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अच्छा, ये जो ऐसी घटना जो घटती हैं कोई बड़े शहरों में नहीं घट रही हैं ज्यादा, ये गांव से निकलती हैं, कस्बों तक चली जाती हैं, छोटे शहरों तक चली जाती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, दिल्ली में भी हो चुका है, दिल्ली में भी हो चुकी है, एक दो घटना, अभी नहीं कह सकते, एक दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर इसका जो सार देखें बुशरा मैडम, ये अधिकतर एक गांव कूचे से निकलने वाली ये घटनाएं हैं। अब है क्या, जब चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी हो, इन घटनाओं ने करा क्या है, जाति, पंथ, प्रांत और हमारी जितनी विविधताओं हैं उनमें भेदने की कोशिश करी है। ये हम चिंता तो जाहिर करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जब से घटना हुई है, 308 घटनाएं अभी पीछे 4-5 महीनों में हुई हैं, उसमें जब जांच हुई तो कुछ चीजों में ये सामने निकल के आया है, वो सीधे तौर पे पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पे नाम लेना किसी का गलत नहीं होता, कमोबेश सारी पार्टियों के लोग थे, उसमें कांग्रेस के भी जुड़े हुए थे, उसमें बीजेपी के भी लोग थे। लेकिन जब हम चिंता जाहिर करते हैं कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए, अगर आप सही से चिंता जाहिर करो तो आपकी हुकूमतें और आपकी ये सरकारें और आपकी पुलिस प्रशासन इसको रोक सकती है। जिले स्तर में जब ये घटनाएं होती हैं तो आपका पुलिस प्रशासन क्या करता है? ठीक है, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल कहा है कि हमारी तहजीब नहीं है, लेकिन तहजीब की जो परिभाषा है उसको भी आपको व्याख्यात करना पड़ेगा। उसकी व्याख्यात करने का मतलब ये होता है, आपकी जो सरकारें इस समय, कमोबेश मुझे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान इस समय आपकी झोली में है, सारी प्रांतों में आपकी सरकारें और सेंट्रल में भी आपकी सरकारें हैं। आप ये बयान देने के बजाय मुझे लगता है आप कभी पीएम मोदी साहब के पास भी इस तरह के बयान दीजिएगा, उनसे मिलिएगा और अपने सरकारों को भी कहिएगा कि आपकी जो पुलिस प्रशासन है, आपका जो ये जांच अमला है, उसको इतना सतर्क कर देना चाहिए, कहीं पे भी घटना हो जाए, 2-1 घटनाओं में इस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे दूसरी घटना होने के बाद होने वाली वो डरे उस पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अगर एक वाकया हो, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, अगर वो कई 100 में पहुंच जाए तो फिर ये बहुत फिक्र की बात है। और फिक्र की बात यह भी है कि इन लोगों को डर क्यों नहीं है, आखिर किस लिए इतने बेखौफ हैं ये लोग कि अचानक किसी के बारे में पता चलता है, एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसी को भी पकड़कर वो मारने लगती है। लगता है ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है जो बाकायदा तौर पर इकट्ठी की गई है। तो मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं से ये कानूनी निजाम का फेलियर नहीं है अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी की भी रूल्ड पार्टी की तरफ से कुछ भी हो। देखिए, इसको 2 तरीके से समझने की जरूरत है। पहले जो मेरे दोस्त कह रहे थे जी कि सिर्फ बात कर रहे हैं और उसको पालन नहीं कर रही सरकार। देखिए, जो कोई भी सख्त कानून बनेगा, कोई भी सरकार होगी, वो जो अपराध होते हैं, अपराध होने के बाद कार्रवाई कर सकती है। अपराध रोकने के लिए सरकार या कानून काम कारगर नहीं होता। उसके लिए 4 महीने में 308 केस दर्ज होते हैं। मैं अपनी तो बात किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बात कह लूंगा तो मुझे लगता है कि आपकी बात का उत्तर नहीं, मैं काट नहीं रहा हूं, उसी बात का बता रहा हूं। 4 महीने में जब 308 केस दर्ज होते हैं तो फिर किस चीज का इंतजार? मैं आपकी ही बात का उत्तर दे रहा हूं। मुझे लगता है कि जब मेरा उत्तर पूरा होगा तो आप संतुष्ट जरूर होंगे। मेरा कहना यह है कि जो कानून बनते हैं, सरकार होती है, वो अपराध जब हो जाते हैं उसको सजा देने के लिए और उसको बाद की कार्रवाई करने के लिए रहती है। अपराध, कोई भी कानून अपराध रोक नहीं पाता है। आप कितने भी सख्त कानून बना लीजिए, वो अपराध रोक नहीं सकते। अपराध रोक कैसे सकते हैं? अपराध रुक सकते हैं हम लोगों में सामाजिक जागरूकता से, जो काम भागवत जी कर रहे हैं।
हम लोगों में ये बात जागरूकता फैलाएं कि हम सब लोग एक हैं, इस बात पे हमें झगड़ा नहीं करना है, हम लोग जो विविधता में एकता है हमारी, वो हमारी पहचान है। अनिल जी, आप मुझे बताइए कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो इसलिए जानी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आप हर दूसरे घर से अगर किसी शख्स को उठाएंगे तो आप पाएंगे कि वो कोई ना कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि इतने उसने अपने पैर पसारे हुए हैं हिंदुस्तान में, इस तरह से वो मौजूद है। जब आप ये बताइए कि आप इस तरह से मजबूत हैं अगर, और आप इतनी बड़ी तादाद में स्वयं सेवक हैं मौजूद हिंदुस्तान में, हर जगह, हर जिले में, गांव में, शहर में, हर जगह, तो फिर आप ये बताइए कि अभी मोहन भागवत जी ने ये कहा है, इससे पहले ये कदम क्यों नहीं तमाम लोग उठकर ये उठाते या एक बेदारी मुहिम चलाते जिसमें आप ये बताएं कि भाई मुल्क क्या है, हमारा हिंदुस्तान किस लिए जाना जाता है, क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं, क्यों नफरत फैलाई जा रही है। मैंने अपने शुरू की बात में भी कहा था, ये कोई पहली बार नहीं कहा है पूजनीय भागवत जी ने। पूजनीय भागवत जी इसको कई बार कि असर क्यों नहीं है इसका। मैं बता रहा हूँ ना, आपको यही बता रहा हूँ। मॉब लिंचिंग का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि मॉब लिंचिंग सिर्फ हिंदू कर रहे हैं और शायद वो आरएसएस से जुड़े हैं और एक पर्टिकुलर एक धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। अभी चांदनी चौक में, फतेहपुरी में एक मंदिर के खिलाफ मॉब लिंचिंग हुई, आपको ध्यान होगा। वहां का पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वो किसने किया था? वो भी सरकार भाजपा की थी वहां पे भी, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई इस तरह से तो नहीं हुई कि उसके खिलाफ एक्शन उसी तरीके से लिया जाए जैसे से मॉब लिंचिंग ने किया था। लेकिन उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया क्योंकि उसको लगता है इसमें आरएसएस को ब्लेम नहीं किया जाता। आप बताइए 84 में सिख दंगे हुए, वो सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप ये बताइए, जब वो हुआ दिन रात, एक तो पहली बात तो टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई गई, और आप वहां के लोगों को आप देखिए, वहां के लोगों ने जिस तरह से भाईचारा और एकता की मिसाल वहां पर दिखाई है, और सीधे तौर पर कहा जो लोग हैं वो सब पकड़े गए, सब जेल में बंद हैं जिन्होंने हरकत की। यही बात आपको कह रहा था, मैं आपको यही बात कह रहा था कि कानून का काम, सरकार का काम, जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके बाद उसको पकड़ के सजा देने का है, लेकिन अपराध ना हो। आपके स्तर को मैं मानूं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी का रेप हो जाता है तो हम पहले इंतजार करें, भाई रेप हो गया, अब उसके बाद चलिए कुछ कार्रवाई करते हैं। मैं आपको इस पे भी बोलता हूं, अगर किसी का रेप हो जाता तो कानून और सरकार उसको सजा दे सकती है, लेकिन रेप ना हो इसके लिए समाज को जागरूक करने का जो काम होता है वो हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। कानून कभी भी रेप रोक नहीं सकता, वो सिर्फ उसको सजा दे सकता है। तो फिर कानून बनने ही नहीं चाहिए। नहीं, कानून बनने चाहिए, क्योंकि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके बाद कानून ही उससे डील करेगा, लेकिन वो अपराध हो ही ना, इसके लिए समाज को जागरूक करने का काम हम सबका है और हम सब लोगों को मिलकर वो काम लगातार कर रहे हैं। आप ये बताइए अनिल जी, अगर सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा किसी भी चीज को लेकर तो किसी को कुछ करने से पहले वो डरेगा जरूर। अगर आज ये कहा गया है कि भाई प्लास्टिक बैन हो गई है, अगर आपने प्लास्टिक यूज की तो उस सब्जी वाले, उस फल वाले को उसको लेकर 500 रुपए का, 1000 रुपए का फाइन लगेगा। अगर ये कहा गया है कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट बना है और वो सख्त है, तो आज आप देखिए, आप सड़कों पर देखिए आपको किस तरह से लोग हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए और तमाम अपने कागजात हाथ में लेकर आपको मिल रहे हैं लोग। मिल रहे हैं ना लोग। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे कानून और चीजों को लेकर क्यों नहीं बनाए जाते हैं? डर तो होता है कानून का, इस बात से आप अग्री करें ना करें, लेकिन डर कानून का होता है। मैं 100% एग्री करता हूं, कानून का डर होता है, और लेकिन आप मुझे बताइए इसमें कानून कमजोर कहां है? कानून तो अभी भी बहुत सख्त है सब चीजों को लेके, लेकिन अभी आपने बोला 80% चालान घट गए, तो इसका मतलब 20% हो रहे हैं। उन लोगों को क्या उस सख्त कानून का डर नहीं है? अभी तो आप मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपराध को रोकने के लिए कानून ही काफी नहीं है। कानून तो अपराध होने के बाद सजा दिखाने के लिए और उसका डर पैदा करने के लिए, लेकिन अपराधी के मन में अपराध करने की भावनाएं ना रहे, इसके लिए सारे समाज को जागरूक करने के लिए सारी सामाजिक संस्था। मैं शमून कासमी साहब के पास जाऊं उससे पहले रमेश जी मुझे बताइए, तो ये आखिर समाज में बदलाव आया क्यों है? नहीं, ये समाज में अचानक ये बदलाव, माना कि मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मैं ये भी मानती हूं कि ये ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से ये कुछ हो गया है, लेकिन जिस तरह से इजाफा हुआ है और जिस तरह से लगातार ये बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समाज को लेकर भी तो सवाल खड़ा करता है कि समाज कहीं ना कहीं से वायलेंट हो रहा है, समाज में नफरत फैल रही है, दो मजहब को आपस में बांटा जा रहा है, ये सब तो दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है सामने। देखिए, लिंचिंग के मामले बिल्कुल स्पष्ट है। जितने मामले पुलिस प्रशासन के पास आए हैं तो उनमें साफ तौर पे एक बात निकल के आई है कि ये जितने भी इस तरह के जो मामले वो ऑर्गेनाइज्ड थे पहले ही। तो इसके बाद दूसरा मैडम क्या बचता है? एक बात बताइए, सीधे तौर पे वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पास जब मुद्दा जब जाता है वो समाज की दुहाई देने लगते हैं कि समाज एकत्र नहीं होगा, समाज के जागरूक जब होगा नहीं होगा। भैया, समाज जागरूक होने से पहले ही आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब वो आपने उदाहरण दिया मोटर व्हीकल का, एक बात बताइएगा, रोडों पे इतने
एक्सीडेंट हो रहे थे, इतनी मतलब समस्याएं थी। इसके आने के बाद में कमोबेश अभी 15-20 दिन हुए हैं, आप सुधार देखिएगा। आप इस तरीके कानून बनाने का मतलब किसी को फांसी देना नहीं होता है। कानून का मतलब होता है डर पैदा करना, भय पैदा करना। अगर जब भय पैदा आप नहीं कर सकते हो तो आपकी कोई चाहे हुकूमत हो या कोई पॉलिसी हो, वो मेरी नजरों में फेल मानी जाएगी। हर एक आदमी उसको फेल समझेगा। लिंचिंग के मामलों में आप किसी को एक कड़ाई के किसी तरीके से उनको सख्ती के तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई तो करो। आप कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक पुलिसकर्मी को मार दिया जाता है लिंचिंग के तौर पे, ठीक है, वो तो ठीक है, उनकी रूह दफन कर दी जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद में उसके जो गुनहगार जो वापस आते हैं उनको आप फूल मालाओं पहना के उनका स्वागत कर रहे हो। तो इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और फिर आप ये देखिए उनके बच्चे, उनकी बीवी, जिन्होंने सोचा कि हमारा शौहर या हमारे पिता जो हैं वो तो मुल्क की खिदमत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए हैं, वो ही महफूज नहीं रहे और आज वो इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर हैं। उसके बाद देखिएगा ना, जब वो बाहर निकल के आते हैं, उनके जो आंसू और उनके कलेजे से जो फटते हुए जो शब्द हैं वो सबको इतने हैरान करते हैं। अभी तो मामला मुश्किल से 2-4 दिन पहले का ही है। तो इन चीजों को देख के ये लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत चीजों को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिस पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, माइक पे भाषण देना और मीटिंगों में बात करना मात्र वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आज वोट बैंक की राजनीति में कुछ चीजें ये सारी पीछे छूट जाती है। आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, केजरीवाल साहब की सरकार यहाँ पे चल रही है, पूरा मामला इतना बढ़ गया, वो तो गनीमत की सेंट्रल गवर्नमेंट में बीच में आके उनको रिसॉल्व करा, नहीं तो मामला और बढ़ जाता। मामला भी क्या बढ़ता, उस पर कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हुई। वो 2 धर्मों के लोग खुद ही आगे आके उस मामले को सुलझाया, नहीं तो स्थिति क्या होने वाली थी वो किसी ने सोची भी नहीं थी। ये समझदारी जो समाज की हम बात कर रहे हैं ना, वो समाज की समझदारी वहां पर देखने को मिली और यही बात रही कि आगे कहीं नहीं बढ़ पाया। आपको कि उस घटना में जिस समझदारी का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दोनों साइड के आरएसएस के लोग थे ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस ऐसी चीज को बैकअप कर रहा है? नहीं, आरएसएस मैं यही नाम नहीं लेना चाह रहा था। नहीं, गलत, आरएसएस का किसी ने नाम नहीं लिया। ये 2 धर्मों की बात हो रही है। उसमें जो सोशल और सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, मैं ये कहना चाहता हूं, लोग थे, उन्होंने किया वो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वर्ग ने आके, एक ग्रुप ने आके, वो किसी एक विशेष धर्म से बेशक ताल्लुक रखता हो, उन्होंने वहां आके रात को अपराध किया, मंदिर को तहस नहस किया, लेकिन जब उसका जीर्णोद्धार किया गया तब दोनों धर्मों के लोग वहां मौजूद थे। तो आप किसी धर्म को या किसी धर्म विशेष के लोगों को आप गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो अपराधी हो वो किसी एक धर्म विशेष के हो, लेकिन उसके लिए वो पूरा धर्म के लोग ही बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कोई कह भी नहीं सकता अनिल जी। ये सबसे गलत बात होगी कि अगर किसी एक घर का कोई इंसान अगर कोई अपराध कर दे तो आप ये कहें कि पूरे घर के लोग गुंडे हैं। ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता ना। जो कल्प्रेट है उसी के बारे में बात की जाएगी, जिसने गलत किया है उसके बारे में बात की जाएगी। अगर मॉब लिंचिंग के लिए कोई भी उत्तरदायी माना जाता है, जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा कि नहीं ये ऑर्गेनाइज था, मैं नहीं समझता ये ऑर्गेनाइज नहीं। देखिए अनिल जी, इस बात से मैं डिसएग्री करूंगी। ऑर्गेनाइज होता है। आप ये देखें, एक व्हाट्सएप पे खबर पूरी तरह से फैलाई जाती है, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को भी आप ये देखें कि चाहे किसी औरत को भूत प्रेत का मानकर, बच्चा चोरी के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर, किसी दलित को सिर्फ इसलिए कि वो दलित है उसे पीट पीट के मार दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज तो होता है, इससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। शमून कासमी साहब, हमारी पहचान को कहीं ना कहीं से चोट पहुंचाई जा रही है, हर रोज चोट पहुंचाई जा रही है। हमारी पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी पहचान उदारता की। हम पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि हमारे तमाम मजाहिब के लोग हंसी खुशी मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ गंगा जमनी तहजीब, ये हमारी विरासत रही है। आपको नहीं लगता कि उस विरासत को हर दिन चोट पहुंचाई जा रही है? नहीं, समाज में इस तरह के लोग हैं, ऐसी विघटनकारी ताकतें ऐसी हैं जो ऐसा करते हैं। तो उसी में मेरे पैनलिस्ट दोस्तों ने कहा कि सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और आज मैं विजयदशमी के इस मौके पर जो असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, उसकी मुबारकबाद देते हुए मैं इसकी भी अभिनंदन करता हूँ, मैं वेलकम और स्वागत करता हूँ आदरणीय मोहन भागवत जी का, कि उन्होंने आज उन लोगों को जो अमानवीय काम कर रहे हैं और जिससे सोसाइटी बदनाम होती है, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये किसी तरह से भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता और उसे कंडम किया। और ऐसे लोगों से ये भी कहा कि उन्हें सख्ती से
कानून कौन से निपटना चाहिए। अब सरकारों की ये जिम्मेदारी है, जो स्टेट की सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंट करें, और ये करना चाहिए। और ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी कमजोर को कोई हानि ना पहुंचे, ये लोग, वो जो लोग होते हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते, वो कुछ ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और उस अफवाह के जरिए से लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो अमानवीय काम कर देते हैं। यानी किसी एक इंसान की जान ले लेना, ये तो किसी तरह से कोई भी सोसाइटी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी अनुमति नहीं दे सकती। मैं समझता हूं कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने हमेशा से इसे कंडम किया है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कई बार कहा, जैसे अब लोग ये कहते हैं कि उन्हें कानून का डर नहीं है, कानून का डर लगेगा और लगना चाहिए। और ऐसे लोगों को, हम उन लोगों को भी एक सलाह देते हैं कि जो लोग इस तरह के पापियों के साथ में, उनके साथ में सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो कल सोसाइटी में जाके फिर से वो सरकार इससे कमजोर होती है, सरकार की योजनाएं प्रभावित होती हैं। और आज जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जा रहा है, आज हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में सुधार आ रहा है। अगर अच्छे काम जाते हैं तो बुरे काम भी जाते हैं, वो भी देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। देखिए, आप अगर आपके हाथ पे कोई जख्म है ना और आप उसे ढक दें तो वो जख्म ठीक नहीं होता, उसे ढका नहीं जा रहा, ठीक नहीं होता, वो बल्कि नासूर बन जाता है। उसे ढका नहीं जा रहा है। आज देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो भागवत जी ने दिया है, जहां आज लाखों करोड़ों उनके मानने वाले जो ये पर्व मना रहे हैं, तो उन तक ये मैसेज गया है कि भाई आपको नहीं, बल्कि आपको इस मॉब लिंचिंग अमानवीय चीज को रोकना है। उससे सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है, और इससे समाज में समरसता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा और आपसी मेल मिलाप भी बढ़ेगा और देश इससे मजबूत होगा। और देश में जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प देखा है देश को आगे बढ़ाने का, देश को विकास के पथ पर ले जाने का, उससे और भाईचारा बढ़ने का, ये चीजें रोड़ा डाल रही हैं। नहीं, ये जो चीजें हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर कंडेम होने से बात बनती ना तो उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप ये देखिए, कोई रोड बना हुआ है, वहां पर अगर वहां कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में 10-15 लोग मर जाते हैं, आप आके कहते हैं भाई आपने कंडेम किया, कि भाई हमने तो कंडेम कर रहे हैं, भाई बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या उससे चीज ठीक हो जाएगी? सड़क तो बनवानी पड़ेगी ना, आपको मजबूत करनी पड़ेगी उसको।